आपके मराइन और फ्रेश वाटर हैबिटेट के बाद में हम स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम हिंदी में बोलते हैं स्थलीय आवास। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो मैंने आपको इस दिन बताया था कि उसके अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपन को देखने को मिल सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपन को देखने को मिल सकता है, इसके अलावा डेजर्ट इकोसिस्टम अपन को देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के अलग अलग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अपन को देखने को मिलते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के क्लासिफिकेशन में इसके वर्गीकरण का जो मेन बेस जो होता है, मुख्य आधार जो होता है वो होता है जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है, जैसे अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग तरह के एनिमल्स होंगे। अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ की है ना फ्लोरा फोना अलग होगा। डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ का फ्लोरा फोना अलग होगा। वहीं अगर हम माउंटेन रीजन की अगर बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहाँ का फ्लोरा और फोना जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सारे के सारे लैंड के ऊपर ही, लेकिन वहाँ पर क्या आ रहा है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का फ्लोरा और फोना जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग हो रहा है। जैसे बर्फ़ के अंदर रहने वाला जो फ्लोरा और फोना जो होगा, जैसे वहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं जैसे पाइन ट्री वगैरह, तो वो आपको डेजर्ट में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। पोलर बियर जो होगा वो आपको डेजर्ट में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। कैमल जो होगा वो स्नो के वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, बर्फ़ के वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड पर होने के बावजूद भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनका डिफ्रेंशिएशन जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, कि जियोग्राफिकल रीजन की वजह से के अंदर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। तो इसी के बेसिस पर हम फॉरेस्ट के अंदर बांट सकते हैं, ग्रासलैंड के अंदर, डेजर्ट के अंदर, स्नो वाले जो माउंटेन वाला जो रीजन होता है वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग तरह के अपन को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने को मिलता है। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है नमी। नमी को हम मॉइस्चर भी बोलते हैं, आर्द्रता जो होती है ह्यूमिडिटी। तो वो क्या करती है, एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे डेजर्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर नमी बहुत कम होती है, लेकिन जहाँ पर नॉर्मली रेंज होती है वो होती रहती है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है, मॉइस्चराइजेशन जो होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर को काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, एक तरह से पॉपुलेशन को, फ्लोरा और फोना को भी वहाँ पर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अनदर दूसरे जो फ्लोरा और फोना होते हैं उनको भी इनहिबिट करने में, उनको प्रोहिबिटेट करने में हेल्प करता है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर होता है। दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अपन को पता है कि टेम्परेचर अगर जैसे आप माउंटेन रीजन की बात करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत अलग होगा। हम स्नो वाली रीजन की अगर बात करें, कोल्ड एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होगा। वहीं अगर हम समर वाले रीजन जो होते हैं वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो टेरेस्ट्रियल रीजन में अपन को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से टेम्परेचर देखने को मिलता है। एयर फ्लो भी अलग अलग होता है। जैसे माउंटेन रीजन के ऊपर एयर फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट के अंदर जब हवाएं चलती हैं तो टीले जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एयर फ्लो जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर अपन नॉर्मली अगर बात करें कि जैसे जहाँ पर बारिश वगैरह सब मिनिमम मॉडरेट कंडीशन में अगर होता है तो वहाँ पर क्या होगा, एयर फ्लो जो होगा वो भी वहाँ पर कम होते हैं। फिर आता है जियोग्राफिकल बैरियर्स। जियोग्राफिकल बैरियर्स की मैंने आपको पहले ही बात कर चुकी हूँ कि जियोग्राफिकल बैरियर्स कैसे होते हैं। जैसे रिवर हो गई तो एक रिवर ने क्या किया, दो रीजन अलग अलग बना दिए। एक इस साइड का, जैसे ये रिवर ही अगर आ रही है तो ये माउंटेन के अगर बीच में से आ रही है तो माउंटेन का ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम्युनिटी जो होगी वो अलग हो जाएगी, यहाँ पर कम्युनिटी जो अलग होगी वो अलग हो जाएगी। क्योंकि रिवर जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली अगर फ्लो करेगी तो ये इधर नहीं आ सकते, ये इधर नहीं आ सकते। तो इस तरह से अपन को बहुत सारे जियोग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उनको हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन में कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया वगैरह, पोटेशियम हो गया,
तो ये नाइट्रोजन हो गई, ये सारी गैसेज वगैरह जो होती है सॉइल के अंदर, तो ये पाई जाती है। तो सॉइल के अंदर इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे भी क्या होता है, फ्लोरा और फोना जो होता है वो अलग होता है। जैसे अपन डेजर्ट के अंदर बात करें, डेजर्ट के अंदर कैसी होती है, बैरल लैंड होती है, मतलब बंजर जमी होती है, तो वहाँ पर अपन को इतनी वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती है। वहीं अगर अपन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस अच्छे से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर अपन को क्या होता है, वेजिटेशन देखने को मिलती है। लाइट की बात करेंगे तो लाइट अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से आती है। रेन की बात करते हैं तो रेन क्या होती है, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है। मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर मीडियम बारिश होती है, कहीं पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो इस तरह से रेंज होती है वो भी अलग अलग होती है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, मिलकर के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट करने का काम करते हैं। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह, तो हम उनकी हैबिटेट जो होता है, उनके हैबिटेट के बेस पे टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से क्लासीफाई उनको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर वहाँ का जो बायोटा है वो बायोटा किस किस कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, किस किस तरह से क्लासीफाई हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम की बात नहीं करते, हम केवल टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी को उनके हैबिटेट के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आता है, सबसे फर्स्ट आता है सबटेरेनियन कम्युनिटीज़, जिसको हम भूमिगत समुदाय बोलते हैं। भूमिगत समुदाय का मतलब होता है कि जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर चलते वगैरह। तो ज़मीन के ऊपर में भी, इसमें भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो भूमि के ऊपर नॉर्मली रहता है। फिर आता है सेकेंड सरफेस कम्युनिटी, जो सरफेस के भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर रहते हैं। सरफेस का मीन आता है जो सरफेस के ऊपर, जैसे ये सॉइल है, इसके सरफेस के ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फोना है, तो वो। और तीसरा आता है जो एरियल कम्युनिटीज़ होती है। एरियल मतलब आकाश के अंदर, तो आकाश के अंदर मोस्ट ऑफ दी कैसे होती है, जैसे बर्ड्स वगैरह जो उड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सबटेरेनियन कम्युनिटीज़, भूमिगत, जो मतलब बिल बना करके रहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, सरफेस के अंदर रहते हैं। तो उनके अंदर अगर हम फ्लोरा और फोना की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर फ्लोरा फोना जो होते हैं उनमें अपन को मोस्ट ऑफ दी, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो तो बहुत कम देखने को मिलते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि उनकी केवल जड़ें ही अपन को दिखाई देती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी प्रोटोजोन्स जो होते हैं, चींटियाँ वगैरह जो होती है, वर्म्स, बहुत सारे जो कीड़े होते हैं जैसे अर्थ वर्म वगैरह, तो वो सॉइल के अंदर दबे हुए पाए जाते हैं। रोडेंट्स जो होते हैं बहुत सारे, जो कृंतक बोलते हैं, कुतरने वाले जो जीव होते हैं जैसे चूहे वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, भूमिगत समुदाय, जो ज़मीन के अंदर बिल बना करके रह रहे हैं। जो ह्यूमस सॉइल होती है, ह्यूमस सॉइल में इस तरह के बायोटा का अपन रिच वैरायटी देखने को अपन को मिलती है, हायर बायोटा अपन को देखने को मिलता है। ह्यूमस सॉइल मतलब जहाँ पर न्यूट्रिशंस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सॉइल के अंदर अपन को भूमिगत जो कम्युनिटी होगी, सबटेरेनियन कम्युनिटी जो होगी, उसका बायोटा अपन को रिच देखने को मिलेगा। वहीं अगर सैंडी सॉइल होती है तो सैंडी सॉइल में अपन को लो बायोटा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे स्नेक वगैरह होते हैं, तो और बहुत सारे डेजर्ट एनिमल वगैरह जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल बना करके रहते हैं। सबटेरेनियन कम्युनिटीज़ को भी 3 कैटेगरी में फिर से फर्दर क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट आता है माइक्रोबायोटा, सेकेंड मैक्रोबायोटा और थर्ड मीजोबायोटा। अगर हम माइक्रोबायोटा की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रोटोजोन्स आ गए, एल्गी आ गए, बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गए, तो ये सारे के सारे माइक्रोबायोटा में आते हैं। मैक्रोबायोटा की हम बात करते हैं तो मोल्स हो गए, मोल्स मतलब जो चूहे वगैरह जो होते हैं उसकी जो स्पीशीज़ वगैरह जो होती है, ठीक है, जाऊँ चूहा वगैरह, ये सारे पॉर्क्यूपाइन वगैरह, रोडेंट्स आ गए, स्क्वेरल्स आ गई, तो ये सारे जितने भी कृंतक होते हैं जो कुतर करके खाने वाले जो होते हैं, मोस्ट ऑफ दी ये क्या करते हैं, बिल बना करके रहते हैं। फिर मीजोबायोटा की हम बात करते हैं तो इसके अंदर निमेटोड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, ऑर्थ्रोपोड आ गए, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, मीजोबायोटा के अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं अगर सरफेस कम्युनिटी की, सरफेस के ऊपर कौन कौन से फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी अपन को कम्युनिटीज़ कहाँ देखने को मिलेगी, सरफेस के ऊपर, जिसमें अगर फ्लोरा की बात करते हैं तो शर्ब्स, हर्ब्स, लो प्लांट्स, कॉनिफेरस प्लांट्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट,
सर्ब्स क्या होती है, शाख, झाड़ियाँ, छोटे पौधे, घास वगैरह जो होती है। कॉनिफेरस जो शंकुनुमा जो है ना प्लांट होते हैं, जिसको अपन क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, पर्णपाती वन, जिनकी पत्तियाँ जो होती है वो जड़, पर्णपाती वन जिनकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी वगैरह होती हैं, तो वो डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। फोना की अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी अपन को रेंगने वाले वगैरह सारे के सारे जीव जो होंगे वो सारे के कहाँ दिख जाएंगे अपन को, फोना के अंदर सरफेस कम्युनिटी में दिख जाएंगे। जैसे सैलामेंडर, स्लग, कैटबर्ड्स, माउस, डियर, लिजार्ड, लायन वगैरह जितने भी सारे होंगे वो सारे के सारे अपन को कहाँ मिलेंगे, इस सरफेस कम्युनिटी के ऊपर। अगर फिर हम एरियल कम्युनिटी की बात करते हैं तो एरियल कम्युनिटी आकाश में उड़ने वाले, तो आकाश में उड़ने वाले तो सिर्फ कौन से होते हैं, बर्ड्स ही होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, इनका नेचर होता है उड़ने का, लेकिन ये अपने जैसे फूड वगैरह के लिए फिर रेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं। तो ये 3 कम्युनिटी थी, सबटेरेनियन कम्युनिटी, सरफेस कम्युनिटी और एरियल कम्युनिटी। तो इसके बेसिस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हमने 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया, तो उसको अपन ने देख लिया। अब आता है कि क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट टेरेस्ट्रियल का कैसा हो सकता है। तो क्लाइमेट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। किस तरह का अपन को क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। अगर हम सबसे पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। अगर वहाँ के अगर नॉर्मली फीचर्स की बात करें तो वो कैसा होता है, वार्म होता है, मतलब गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, वहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर नॉर्मली 48 से लगाकर 50 के बीच में वहाँ पर अपन को देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय रीजन में। इसके साथ साथ में यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, 200 to 400 सेंटीमीटर एनुअली होता है। वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वर्षा हाई होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो अपन को देखने को नहीं मिलते, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, ये अपन को देखने को नहीं मिलते। एनुअली रेनफॉल पूरे लगातार जैसे बारिश होती रहती है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, नमी जो होती है वो बनी रहती है। जैसे कि अगर अपन असम के मैसिनराम की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, तो वो किस में आता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। सेकेंड आता है टेम्परेट की। अगर हम बात करें तो टेम्परेट को हम बोलते हैं शीतोष्ण। यहाँ का अगर क्लाइमेट देखिए तो ये कैसा होता है, समर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। जैसे अगर हम डेजर्ट को ले सकते हैं इसमें कि समर में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और विंटर में वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे अपन को सारी ऋतुएं जो होती है, सारे मौसम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, पतझड़ का, सर्दी का, गर्मी का, बारिश का, वो सारे के सारे सीजनल अपन को चेंजेस दिखाई देते हैं। एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल रेनफॉल जो होगा वो 76 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के बीच का होता है। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो गर्मी के अंदर टेम्परेचर वहाँ पर नॉर्मली 40 to 45 डिग्री, और विंटर के अंदर ये टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री के बीच में आ जाता है। फिर थर्ड हम बात करते हैं एल्पाइन की। तो एल्पाइन जो होता है वहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है। हम यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट की बात कर सकते हैं, जैसे हिमालय वगैरह वगैरह, उसका जो क्षेत्र है, उसका जो रीजन है हिमालय वगैरह का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी होती है, तो वो वाले जो क्षेत्र कहलाएंगे, वो वाला जो प्लेस कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, एल्पाइन कहलाएगा। यहाँ पर रेनफॉल के रूप में क्या होता है, स्नोफॉल होती है, बारिश कम होती है लेकिन बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। हम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो समर के यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही लो रहता है। अगर हम समर के अंदर भी टेम्परेचर देखेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अपन को टेम्परेचर दिखाई देता है। इससे ज़्यादा अपन को वहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिखाई देता है। अगर रेनफॉल की बात करें, एनुअल रेनफॉल की, तो रेनफॉल बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास, 25 सेंटीमीटर तक ही यहाँ पर रेनफॉल होती है। ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ह्यूमिडिटी जो होती है यहाँ पर बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि बर्फबारी कंटिन्यू होती रहती है, स्नोफॉल कंटिन्यूस होता रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये जो रीजन जो होता है एल्पाइन वाला, तो ये पूरा का पूरा बर्फ़ से और स्नो से ढका हुआ रहता है, ठीक है। हिम जो होता है, हिम और बर्फ़ जो होता है उससे ये ढका हुआ रहता है। तो हमने क्लाइमेट, टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट को भी हमने 3 कैटेगरी में देख लिया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। और इसके अलावा यहाँ की जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटीज़ को भी हमने 3 कैटेगरी में देख लिया, सबटेरेनियन, सरफेस और एरियल, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात नहीं करूँ। पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आपको सबको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल रहेंगे, कौन सा फ्लोरा रहेगा, ग्रासलैंड में कौन सा रहेगा। डेजर्ट की ज़रूर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक
ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर कम्युनिटीज़ और क्लाइमेट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।